अब दूसरी बात, अब मैं देश के सुदृढ़ होते हुए नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण पर अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। बिना अपनी संस्कृति के, बिना अपने कल्चर के शायद ही कोई देश तमाम विकास के बावजूद आगे जा सकता है। इसलिए आप जितने भी राष्ट्र देखेंगे उनमें तमाम भिन्नताएं हो सकती हैं, पर एक कॉमन चीज उनके बीच मिलेगी, वह है उनकी अपनी कल्चर, उनकी अपनी संस्कृति का, उनकी अपनी परंपरा का, उनकी अपनी विरासत का सम्मान। यह देखने को स्वाभाविक रूप से हमको मिलेगा। पर विडंबना है कि कभी कभी हमारी संस्कृति और विरासत की बात होती है, अचानक से कुछ लोगों की आत्माएं जाग जाती हैं और उनका ज्ञान वो बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। जब राम मंदिर पर फैसला आने को हो रहा था तो आप सभी को याद होगा कि थॉट मार्केट में बड़े बड़े विचारकों और दार्शनिकों की बाढ़ सी आ गई थी। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक और ट्विटर पर उनके विचार मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगे थे। कोई कहता था कि राम मंदिर से क्या होगा, क्षमा करिएगा, कोई कहता था राम मंदिर से क्या होगा, इस जगह पर क्यों न एक अस्पताल बना दिया जाए जिससे अनेक लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई कहता था कि मंदिर की जगह स्कूल और कॉलेज बना दिए जाएं जिसमें लोग अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। कुछ लोगों ने वहां पर इंडस्ट्री लगाने तक की सलाह दे डाली जिससे लोगों की कुछ आमदनी हो सके और वे अपना घर चला सकें। साथियों, यह वही लोग थे जिन्होंने शायद राम को कभी जाना नहीं, राम को कभी पहचाना नहीं, अगर जान लिया तो कभी समझा नहीं, और समझा भी तो कभी मन से उनको आत्मसात वह नहीं कर सके। वे लोग राम को केवल एक मिट्टी, लकड़ी या पत्थर की मूर्ति भर समझते हैं, पर राम हमारे लिए केवल एक मूर्ति भर नहीं है, वो हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारे संस्कार के वह केंद्र हैं। राम हमारी पहचान है, और मैं कहना चाहता हूं हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है। हमारे यहां कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म, यानी भगवान श्री राम धर्म के साक्षात साकार रूप हैं। यह हमारी मान्यता है। वह भारतवासियों के हृदय की स्वतः अभिव्यक्ति है। इसलिए हमने यह निश्चय किया कि हम अस्पताल भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, इंडस्ट्री भी लगाएंगे, लेकिन मंदिर भी बनाएंगे। परिणाम आज आप सभी के सामने है। न केवल राम मंदिर का विधिसम्मत निर्माण हो रहा है, बल्कि उज्जैन का महाकाल मंदिर और भारत की प्राचीन ज्ञान की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर आज अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। यह केवल मंदिर ही नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं, जो आज अपने पूरे मान के साथ विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं। भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अनेक जगहों पर इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की अनुगूंज हमें आज सुनाई दे रही है। साथियों, आज योग और आयुर्वेद से पूरी दुनिया नई तरीके से प्रभावित हो रही है। आज भारत अपनी समृद्ध विरासत की ओर एक बार फिर से आशा भरी निगाहों से देख रहा है और उसे अपनाने की ओर तेजी के साथ वो आगे भी बढ़ रहा है। आज भारत मिलेट्स, जिसका नाम हमारे प्रधानमंत्री ने श्री अन्न रखा है, यह श्री अन्न के रूप में यह मिलेट यानी मोटा अनाज से हम दुनिया को परिचित करा रहे हैं और दुनिया को इसका लाभ लेने के लिए हम उनको इंस्पायर कर रहे हैं, उनको हम प्रेरणा दे रहे हैं। हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। गंगा जैसी अनेक जीवनदायिनी नदियों को नवजीवन प्रदान किया जा रहा है। इसे मैं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में राइजिंग इंडिया के रूप में ही मैं देखता हूँ, और कोई देखता हो अथवा न देखता हो, लेकिन मैं इसे राइजिंग इंडिया के रूप में ही देखता हूँ। साथियों, भारत की कूटनीतिक सफलता भी इंडिया राइजिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज भारत G20 जैसे प्रतिष्ठित समूह की अध्यक्षता कर रहा है
और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अहम भूमिका भी भारत निभा रहा है। हमारी विदेश नीति का यह प्रभाव हो रहा है कि दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के अनेक सर्वेज ने प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व के मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में भी प्रस्तुत किया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी समाचार पत्रों को उठाकर देख सकते हैं। विदेशी जो नेता हैं उनकी बात के स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। कुछ देशों के तो प्रधानमंत्रियों ने यह बात स्वीकार की है, प्रेसिडेंट्स ने यह बात स्वीकार की है। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि दुनिया के बड़े मंचों पर आज भारत की बातें ध्यान से सुनी जाती हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो उसकी बातों को जिस गंभीरता से लोगों के द्वारा सुना जाना चाहिए नहीं सुना जाता था, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। आज हम गांधी जी के विजन को धरातल पर उतारने का भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और जन सामान्य की बेहतरी की ओर भी हमारी सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। हम आम नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अंत्योदय और सर्वोदय की संकल्पना को साकार करते हुए उन्हें बिजली, पानी, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जोड़ रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। साथियों, कुछ समय पहले तक हमारे देश में महिलाओं को खाना बनाने वक्त कितने संघर्ष से गुजरना पड़ता था, इसका अंदाजा भी नहीं लगता था। जो लोग दिल्ली में बैठे होते थे, बड़े बड़े शहरों में लोग रहते थे, मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग इस स्थिति से गुजर चुके हैं, लेकिन हम लोग गुजर चुके हैं। फूंक मार मार कर चूल्हे की आग तैयार करने के क्रम में कलेजा बाहर आने को हो जाता है। इसके अलावा धुएं से कितने प्रकार की सांस की बीमारियां पैदा होने की संभावना रहती है, यह बात तो अलग की है। दिल्ली में अशोक होटल में बैठे लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती थी और गांव में जिन्हें इसकी जानकारी होती भी थी उन्हें यह लगता था यह तो महिलाओं का काम है, महिलाएं बनी ही इसीलिए हैं। और हमने इस धारणा को बदलने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं और हमने उनके हाथ में एक बड़ी ताकत दी है। गैस पर खाना बनाते हुए महिलाएं अपना समय बचा रही हैं, साथ ही अपना स्वास्थ्य भी वह संभाल रही हैं और पहले की अपेक्षा सुविधाजनक जीवन भी वह जी रही हैं।